फ्रेंड्स, केस स्टडी सीएमए फाइनल की ये दूसरी क्लास होगी। सीएमए फाइनल केस स्टडी क्लास नंबर 2। वेटेज आपको मैं बता चुका हूं, 16 नंबर तक का वेटेज ओल्ड सिलेबस में है। न्यू सिलेबस में देखते हैं कितना वेटेज आएगा। दोनों ही सिलेबस में सेम केस स्टडी है। लास्ट वीडियो में हमने 10 केस स्टडी करे थे, शुरुआत के 10, और इस वीडियो में हम करेंगे अगले 10, यानी कि 11 से 20 तक करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। ये आपके स्टडी मैट के लास्ट में दिया हुआ है केस स्टडी। ये हमने 10 कर लिए थे लास्ट क्लास में, और आज की क्लास में हम 11 से 20 तक केस स्टडी करेंगे। तरीका वही होगा, पहले मैं आपको डायनेमिक बुक से कराऊंगा और उनमें से कुछ केस स्टडी, नॉट ऑल, कुछ केस स्टडी की फॉर्मेटिंग भी दूंगा जो आप एग्जाम में प्रेजेंट कर सको। कैसे एग्जाम में आप प्रेजेंट करोगे, तो उसके कुछ आपको मैं तैयार करके दूंगा। पैटर्न डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर केस स्टडी देखिए क्या कहता है। इसके लिए आपको पीजीबीपी चैप्टर में आना पड़ेगा। पीजीबीपी चैप्टर में सेक्शन 41 रिकॉल करना पड़ेगा। आपको कितना याद है? वैसे तो याद होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं। सेक्शन 41 में हमारे पास ये पूरी सीरीज थी। ये पूरी सीरीज है 41 में। हमारा यहां डिस्कशन इस पे है, लेकिन मैं इसके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कनेक्ट करने के लिए। 41.4 रिकवरी ऑफ बैड डेट्स के लिए है। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स मतलब ये कहता है कि अगर बैड डेट्स की रिकवरी होती है और वो बैड डेट्स पहले अलाउड हो गया था, तो रिकवरी को हम पीजीबीपी इनकम मानेंगे। 41.4 कहता है, 41.1 कहता है कि अगर कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी, वैसे तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं अलग अलग, लेकिन हमारा अभी कंसर्न ट्रेडिंग लायबिलिटी से है। अगर कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी आप डेबिट कर चुके हो P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग लायबिलिटी का मतलब हुआ करंट लायबिलिटी, जैसे कि आपने परचेज किया, उधार परचेज किया तो परचेज डेबिट कर चुके हो। आपने वेजेज आउटस्टैंडिंग कर दी, सैलरी आउटस्टैंडिंग कर दी, उसे आप डेबिट कर चुके हो। रेंट आउटस्टैंडिंग कर दी, उसे आप डेबिट कर चुके हो। कोई भी खर्चा जो आउटस्टैंडिंग है उसे अगर आप डेबिट कर चुके हो, तो आउटस्टैंडिंग होने के वजह से वो आपकी ट्रेडिंग लायबिलिटी बन जाती है। अगर वो ट्रेडिंग लायबिलिटी रेमिट हो जाए, यानी जिसको पेबल था वो मना कर दे लेने से, वो छोड़ दे आपके ऊपर, छोड़ दे कि मुझे नहीं चाहिए, आपसे वसूल नहीं कर पाया, वो छोड़ देता है, रेमिट कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में रेमिशन आपकी पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। 41.1 में एक और पॉइंट था, अगर कोई लॉस या खर्चे आप डेबिट कर चुके हो और उससे रिलेटेड कोई रिकवरी होती है आपकी, वो भी आपकी पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। अब जरा समझिए, 41.1 और 41.4 दोनों पढ़ाते समय मैंने आपको एक बात समझाई थी कि 41.4 में जिसने बैड डेट्स ऑलरेडी क्लेम कर लिया और बैड डेट्स की रिकवरी हो रही है, दोनों व्यक्ति का सेम होना जरूरी है। दोनों व्यक्ति का सेम होना जरूरी है। मतलब बैड डेट जिसने डेबिट कर रखा था पास्ट अर्लियर ईयर में, और जिसको बैड डेट की रिकवरी हो रही है, मस्ट बी सेम पर्सन, तभी इनकम मानी जाएगी। लेकिन यह कंडीशन 41.1 में नहीं था। इसका मतलब अगर ट्रेडिंग लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में किसी ने खर्चे डेबिट किए हैं और किसी और व्यक्ति को रेमिट हो रहा है, तो भी वो रेमिशन पीजीबीपी माना जाएगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब डिस्कशन हम कर चुके हैं। हम तो ये सेक्शन नहीं पढ़ रहे, हम तो केस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो ये सब हम कर चुके हैं। अब आपको यहां दिखाना चाहता हूं मैं, जैसे ये है एक कंपनी जो नई बनाई गई है अमेलगमेशन के बाद, और इसके अंदर जो कंपनी अमेलगमेट हुई है उसका नाम है HPL कंपनी। HPL कंपनी ओल्ड कंपनी है, और SSE कंपनी जिसकी चर्चा होगी वो न्यू कंपनी है। ओके, ओल्ड कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसको अमेलगमेशन में
एसएससी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। और आप भी जानते हो कि अमेलगमेशन होने के बाद अगर सेक्शन 72A फुलफिल होता है तो ओल्ड कंपनी के ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एक्सेप्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं अमेलगमेटेड कंपनी के हाथ में, न्यू कंपनी के हाथ। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ था, एचपीएल कंपनी जो पुरानी कंपनी थी जिसका अमेलगमेशन हो गया, उनके कुछ लोन आउटस्टैंडिंग थे प्राइवेट बैंक में, जिसके रिस्पेक्ट में इन्होंने ब्याज डेबिट कर रखा था ऑलरेडी, और उसको खर्चे में भी अलाउड किया जा चुका था, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक थी, कोई शेड्यूल्ड बैंक नहीं था। अगर शेड्यूल्ड बैंक होता तो 43B के अंतर्गत फिर हम उसे अलाउ ही नहीं करते। देखिए, जब हम बात करते हैं 41(1) ट्रेडिंग लायबिलिटी आपकी रेमिट हो गई तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। वहां यह बात जानना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग लायबिलिटी के जो खर्चे हैं वो मुझे डेबिट होने चाहिए, अलाउड होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया, लोन का ब्याज ट्रेडिंग लायबिलिटी है, लोन का ब्याज अगर मैं ना चुकाऊं तो वो ट्रेडिंग लायबिलिटी है। सपोज कीजिए आउटस्टैंडिंग ब्याज को मैंने P&L में डेबिट किया, तो क्या ये मुझे अलाउड हो जाता है? आंसर है नो। सेक्शन 43B मना कर देगा कि क्या ये शेड्यूल बैंक से लिया गया है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया गया है, तो हम इसको अलाउड नहीं करेंगे। ये आप जानते हो। जब ये अलाउड ही नहीं होगा और फ्यूचर में बैंक अगर इस लायबिलिटी को रेमिट कर दे, मतलब छोड़ दे, वेव ऑफ कर दे, तो वो वेव ऑफ करना, छोड़ देना मेरी इनकम नहीं मानी जाएगी, बिकॉज इंटरेस्ट को हमने अलाउड नहीं होने दिया था। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। यहां पर जो केस है वो ये है कि कोई प्राइवेट बैंक से इन्होंने लोन लिया था जिसका ब्याज वो डेबिट कर चुके हैं और 43B वहां एप्लीकेबल नहीं हो रहा, इसलिए वो ब्याज डेबिट कर चुके, अलाउड हो चुका। अब अमेलगमेशन में जो आउटस्टैंडिंग लोन था, लोन आउटस्टैंडिंग, वो सारे एसेट्स और लायबिलिटी न्यू कंपनी के पास चले जाने की वजह से ये भी चला गया। बाद में प्राइवेट कंपनी ने देखा कि बैंक लोन रिस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत कुछ ब्याज को वेव ऑफ कर दिया इन्होंने। ब्याज जैसे ही वेव ऑफ हुआ वैसे ही 41(1) एप्लीकेबल हो जाना चाहिए था, लेकिन न्यू कंपनी ने पुराने कंपनी के लॉस तो सेट ऑफ किए, लेकिन पीजीबीपी इनकम नहीं बनाई, और तर्क दिया कि हमें जो वेव ऑफ मिला है, हमने इस ब्याज को डेबिट तो किया ही नहीं था, ब्याज को एचपीएल ने डेबिट किया था, पुरानी कंपनी ने, और नई कंपनी के हाथ में ये वेव ऑफ हो रहा है, तो ऐसे सेम नहीं होने की वजह से ये हमारी इनकम नहीं होनी चाहिए। एओ कहता है कि आप गलत कह रहे हो। 41(4) अगर लग रहा होता, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स की बात होती, देन एसएससी मस्ट बी द सेम। लेकिन जहां तक 41(1) की बात है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर वन हु क्लेम डिडक्शन एंड वन whose liability is being remitted to be the same। यहां पर आवश्यक नहीं है 41(1) में कि एसएससी सेम हो। इस केस को आगे बढ़ाया गया और सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला पहुंचा, वैसे ये सब लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। सीआईटी अपील ने एओ को सही ठहराया। आईटीएटी ने कहा, आईटीएटी ने तो हद ही कर दी। आईटीएटी ने कहा कि एचपीएल के हाथ में इसको टैक्सेबल कर दो। एचपीएल जो कंपनी बंद हो गई उसके हाथ में कैसे टैक्सेबल होगा? ओके, हाई कोर्ट ने आईटीएटी के ऑर्डर को तुरंत रिवर्स किया कि नहीं, ये तो गलत है, ये तो रिवर्स हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एओ का सपोर्ट किया और कहा कि 41(1) में एसएससी का सेम होना आवश्यक नहीं है। तो जब आप लॉस सेट ऑफ कर रहे हो तो पीजीबीपी इनकम को भी बनाना ही है। पीजीबीपी इनकम, यह बात और है कि पीजीबीपी जो 41(1) में है उसे लॉस से रिड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि लॉस सेट ऑफ करना तो अधिकार है। पुरानी कंपनी के लॉस तो सेट ऑफ हो गई। केस नंबर 12 देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। केस नंबर 12 बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। वहां क्या हुआ है जरा समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि तमाम व्यक्तियों के लिए जिनको एक कंफ्यूजन होता है कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है, क्या यह जमीन एग्रीकल्चर है, क्या इस जमीन को बेचने पर कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, यह जमीन कहां लोकेटेड है, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, रूरल एरिया की परिभाषा क्या है। तो एक अच्छा खासा कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, बहुत लोगों को, मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, उन सभी लोगों के लिए यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। इस केस के माध्यम से हम इस चीज को समझेंगे
और एक पूरा कंसेप्ट समझेंगे। सिर्फ केस का डिस्कशन नहीं है हमारा ये ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट है कि जो जमीन आपने बेची उस पर कैपिटल गेन आपको देना है या नहीं। वो जमीन एग्रीकल्चर लैंड है। श्योर हैं आप एग्रीकल्चर लैंड है? कैसे डिसाइड होगा एग्रीकल्चर लैंड है? क्या उसमें आप खेती करते हो, नहीं करते हो? इन सब चीजों को हम समझेंगे अभी। सबसे पहले आपको मैं समझा दूं, जमीन लैंड, पहले हम लेकर चलें कि लैंड हमारे पास, जमीन हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, मान लीजिए ये है। सर यही तो मुद्दा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि एग्रीकल्चरल लैंड है, क्या इसमें खेती बाड़ी करनी पड़ेगी? वो हम डिस्कस कर लेंगे। पहले मान लीजिए कि आपके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है और यह भी मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड है रूरल एरिया इन इंडिया, या सिचुएटेड है अदर एरिया। अब अदर एरिया में आप चिंता ना करो, कोई भी अदर एरिया यहां पर कवर्ड हो गया। बस आपका फोकस होना चाहिए गांव का एरिया, इंडिया के गांव के एरिया में अगर सिचुएटेड है तो क्या होगा। अगर आपकी खेती बाड़ी की जमीन गांव में सिचुएटेड है, रूरल एरिया इन इंडिया सिचुएटेड है, तो इसे बेचने पर कैपिटल गेन नहीं आएगा। इसको बेचने पर आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन ये सब अगर के ऊपर है। अगर रूरल एरिया में सिचुएटेड है तो रूरल एरिया में सिचुएटेड होने का क्या अर्थ? इसके लिए आपको कैपिटल गेन चैप्टर की मदद लेनी पड़ेगी और तब आप सीख पाओगे। कैपिटल गेन चैप्टर में मैं आपको दिखा देता हूं, हालांकि आपने रिवीजन कर रखा होगा। कैपिटल गेन चैप्टर आपको मालूम है कि कोई भी जमीन कब मानी जाएगी गांव में सिचुएटेड है। सर हमारी जमीन ग्रामीण पंचायत, ग्राम पंचायत के अंदर आता है, नगर निगम के अंदर नहीं आता। तो सर ग्राम पंचायत के अंदर आता है तो गांव ही तो हुआ सर? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इनकम टैक्स में चीजें टेक्निकली हैंडल की जाएंगी, और वो टेक्निकली हैंडल कैसे की जाएंगी जरा समझिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा। यहां देखिए, सारी कहानी यहां से क्लियर होने वाली है आपकी। एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया इन इंडिया इज नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। ये कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, और कैपिटल एसेट को बेचकर कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो जब ये कैपिटल एसेट नहीं है तो इसे बेचकर कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। रूरल एरिया के एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप बेचते हो तो कैपिटल गेन नहीं है, और रूरल एरिया के एग्रीकल्चर लैंड पर कोई भी आपको इनकम पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब यहां समझिए, रूरल एरिया को हम कहते हैं जो अर्बन नहीं है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी जमीन कहां सिचुएटेड है। अगर वो अर्बन में सिचुएटेड है तो रूरल नहीं है, और अर्बन की परिभाषा जो आप समझ रहे हो वो नहीं है। अर्बन की परिभाषा जो मैं बताऊंगा वो अब वो है परिभाषा। कोई भी क्षेत्र, कोई भी एरिया जो म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आता है, जहां की आबादी 10,000 या उससे ज्यादा है, वो कहलाएगा प्योर अर्बन एरिया। अर्बन एरिया भी नहीं बोला मैंने, प्योर अर्बन एरिया, यानी वो तो अर्बन एरिया माना ही जाएगा जो म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम के अंतर्गत आएगा, वो तो अर्बन माना ही जाएगा। अब जो नगर निगम के बाहर है, जिसे आप कहते हो गांव में सिचुएटेड है, तब तो वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा। उस पर जरा ध्यान दीजिए। वहां भी सरकार कहती है कि अगर अर्बन एरिया के बाहर चला गया, यानी कि म्युनिसिपैलिटी से दूर अगर आपके पास जमीन है, वो भी अर्बन मानेंगे, डीम्ड अर्बन मानेंगे। और अगर डीम्ड अर्बन मान लिया तो एग्रीकल्चर लैंड को बेचने पर कैपिटल गेन देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे बचना है बेसिकली आपको। यहां पर आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं।
अगर मान लीजिए मैंने एक भारत के नक्शे में से कहीं से म्युनिसिपैलिटी का एक नक्शा निकाला कि ये म्युनिसिपैलिटी है, ये क्षेत्र म्युनिसिपैलिटी के अंदर आता है, ये इसके अंदर अगर जमीन है तब तो ये प्योर अर्बन एरिया है। लेकिन अगर इससे दूर जमीन आपकी है, कितनी दूर उस पर ध्यान दीजिएगा, कितनी दूर। अगर पॉपुलेशन इस म्युनिसिपैलिटी की 1 लाख तक है तो इसके चारों तरफ 2 किलोमीटर तक के जमीन को अर्बन माना जाएगा। अगर इस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो इसके चारों तरफ भले ही गांव हो 6 किलोमीटर तक अर्बन ही माना जाएगा, उसे बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो इसके चारों तरफ 8 किलोमीटर तक, भले ही आप गांव बोलते रहो, ग्राम पंचायत में आता हो, लेकिन इनकम टैक्स में उसे डीम्ड अर्बन एरिया माना जाता है और उसको बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। बस 8 के बियॉन्ड चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां की आबादी 6 लाख है तो 6 किलोमीटर, 7 लाख है तो 6 किलोमीटर के बियॉन्ड चले जाइए। अगर यहां की आबादी 1 लाख तक ही है तो 2 किलोमीटर के बियॉन्ड चले जाइए, फिर वो रूरल एरिया है, उसे बेचने पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके, अब हम आते हैं अपने केस स्टडी पर। हम भटक ना जाएं अपने मुद्दे से। केस स्टडी, यहां पर मैटर है एग्रीकल्चर लैंड अगर रूरल एरिया इंडिया में सिचुएटेड है तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा, ये सभी जानते हैं और आप नहीं जानते तो अब जान गए। अब आते हैं हम केस स्टडी में। झगड़ा क्या है, हमारे पास मान लेते हैं एक जमीन है जो रूरल एरिया में है, वो 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, वो सब नपाई हमने कर ली। और ये किलोमीटर कहां से देखा जाता है, एरियल डिस्टेंस देखा जाता है। ये नहीं कि सड़कें इधर से जा रही हैं उधर से जा रही हैं तो उसको जोड़ा जाएगा, एरियल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट रूट। मान लीजिए कि एक जमीन है गांव में सिचुएटेड, ये हम मान चुके, गांव में सिचुएटेड है, ये हम मान चुके, इसकी चिंता नहीं। झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि वो एग्रीकल्चर है कि नहीं। क्या हुआ था इस केस में, जरा सुनिएगा, बड़ा अच्छा केस है, इसको आप रेफर कर सकते हो इन फ्यूचर, कभी जरूरत पड़े आपको तो। ये केस क्या है जरा समझिएगा। इस केस में एसएससी का कहना था कि मेरे पास ये जमीन एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि लोकल लॉ जो है, लैंड लॉ, लोकल लैंड लॉ का क्या मतलब है, जहां पर वो रजिस्ट्री हुई है जमीन की जो रजिस्ट्री हुई है वो खेती बाड़ी के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड के तौर पर वो रजिस्टर्ड हुआ है। तो रजिस्ट्री हमारे पास जो है वो कहती है कि ये एग्रीकल्चर लैंड है। ओके, एसएससी ने उसे बेचा और उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देता है। इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना है कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, बिकॉज इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो हो ही नहीं रही। क्या आप उपजा रहे हो, आप खेती बाड़ी क्या कर रहे हो, कोई फसल है, कोई वेजिटेबल है, कोई फ्रूट्स है, कुछ उगा रहे हो, क्या कर रहे हो, कल्टीवेशन तो हो नहीं रही। तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होने की वजह से ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। और चूंकि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो चाहे वो गांव में भी सिचुएटेड हो, टैक्सेबल होगा, उसे बेचेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। एओ अपनी जगह सही है। अगर ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो भले ही गांव में सिचुएटेड हो जमीन, आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड होने की वजह से ही बचना था। मामला एओ के आगे सीआईटी अपील में गया। सीआईटी अपील एसएससी के फेवर में था, क्योंकि उनको लगा कि जो रजिस्टर्ड है एज एग्रीकल्चर लैंड तो डेली एक्टिविटी नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं, कभी कभार तो हुई होगी कोई एक्टिविटी, इट्स ओके, एग्रीकल्चर लैंड है, झगड़ा नहीं करते। आईटीएटी के पास जब गया मामला, यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जब यह मामला गया सीआईटी अपील के बाद, तो उनका कहना था कि एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही, क्या कुछ तो हो रही होगी एक्टिविटी। तो यह पाया गया कि कुछ हिस्सों में सूखी फसल धान काट के रखा हुआ था, बस इतनी एक्टिविटी थी। किसी और जगह खेत रहा होगा, उस खेत में से धान कटा होगा, धान काट के या गेहूं काट के जो ड्राई क्रॉप्स हैं वो काट के उस जमीन पर जो बेच दी गई, जिसका ये केस चल रहा था, उस जमीन के कुछ हिस्से में वो सूखी फसल रखी गई थी, स्टोरेज का काम हो रहा था। कितने हिस्सों में रखी गई थी जब पता लगाया तो 1/5 हिस्सों में रखी गई थी, 1/5 पोर्शन में वो सूखी फसल रखी हुई थी। तो आईटीएटी ने कहा वो सूखी फसल 1/5 पोर्शन में रखी हुई है, तो ऐसा करो, झगड़ा ना करो तुम लोग, मैं तुम लोगों को बिल्कुल सही राय देता हूं, 1/5 एग्रीकल्चर लैंड मान लेते हैं और 4/5 जो है वो नॉन एग्रीकल्चर मान लेते हैं। तो कैपिटल गेन जब निकाला जाएगा तो 1/5 और 4/5 में बांटकर मामला निपटा देना। अब मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने कहा मुझे ये एक बात ही नहीं समझ आ रही, ये जमीन का बंटवारा कर क्यों रहे हैं आप। जब
एग्रीकल्चर पर राज्य सरकार के कानून चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ नहीं चलता। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लेती भी नहीं, तो राज्य सरकार का कानून चलता है, वहां की रजिस्ट्री चलती है। लोकल लैंड लॉ कहता है कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? हाई कोर्ट ने कहा कि लोकल लैंड लॉ को ही प्रिवेल करना पड़ेगा, उसे ही कंसीडर करना पड़ेगा, ये जानने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये जमीन एग्रीकल्चर है या नहीं। तो बस आप इस लाइन को पकड़ सकते हैं, ये आपका जजमेंट बहुत काम का है। जजमेंट देखिएगा, प्रोविजंस ऑफ लोकल लैंड लॉ शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द लैंड एज एग्रीकल्चर लैंड। डिपार्टमेंट मस्ट कंसीडर द लोकल लैंड लॉ एंड हेंस इट इज एग्रीकल्चर लैंड। तो एसएससी की जीत हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको यह केस स्टडी समझ भी अच्छे से आई होगी और आप इसका उपयोग भी कर सकोगे। आगे चलते हैं, 13 नंबर केस स्टडी। 20 नंबर तक जाना है हमें आज। 13 नंबर केस स्टडी। कहानी यहां से शुरू होती है, लेकिन हमें यहां से शुरू करना पड़ेगा। एम और उसकी फैमिली ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाया। राम और उसकी फैमिली ने मिलकर, मान लीजिए, एक पार्टनरशिप फर्म बनाया। राम के भाई हैं और भी लोगों ने मिलकर एचयूएफ नहीं बनाया, फर्म बनाया, उनकी मर्जी। एक जमीन ओन की और उनका विचार था कि इस जमीन पर हम हॉस्पिटल बनवाएंगे। तो हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया उस जमीन पर। लेकिन राम और उसकी फैमिली का हॉस्पिटल चलाने में एक्सपर्टाइजेशन नहीं था। तो उनकी इच्छा तो थी कि इसमें हॉस्पिटल चले, लेकिन एक्सपर्टाइजेशन नहीं था। इस वजह से उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को लीज पर दे दिया एक कंपनी को। कहानी असल में इस कंपनी की है, केस इस कंपनी का है। अगर हम रिवर्स चले यहां से, तो केस इस कंपनी का है जिसने एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग लीज पर लेकर हॉस्पिटल के ऑपरेशन को चलाना है। राम और उसकी फैमिली यानी पार्टनरशिप फर्म ने उस एसएससी से कहा, एसएससी कंपनी से कहा कि कंपनी महोदय, इस जमीन, इस बिल्डिंग को बनाने में 10 करोड़ के खर्चे लगे हैं, तो एक तो आप हमें 10 करोड़ रुपए दो और हर साल आपको लीज भी देना पड़ेगा, लीज रेंट भी देना पड़ेगा। तो यानी लीज रेंट तो आप हमें दो ही, साथ में 10 करोड़ हमें एक्स्ट्रा भी चाहिए। कंपनी ने कहा कि क्या आप ये बिल्डिंग हमें बेच रहे हो? फर्म ने कहा बिल्कुल नहीं, हम आपको ये जमीन लीज पर दे रहे हैं, हम आपको ये जमीन लीज पर दे रहे हैं। लीज रेंट आपसे हम हर साल लेंगे, लेकिन उसके अलावा हम आपसे शुरुआत में बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लेंगे। जमीन के कंस्ट्रक्शन नहीं, सिर्फ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लेंगे। तो हमें वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट दे दी जाए। मान लीजिए एग्जांपल 10 करोड़ है, एसएससी कंपनी ने दे दिया और हर साल एसएससी कंपनी को लीज भी देना पड़ता था। सपोज करिए लीज रेंट है 50 लाख, तो 50 लाख का लीज रेंट भी देना पड़ता था। 10 करोड़ शुरुआत में दे दिया। एसएससी कंपनी ने लीज रेंट तो पीएनएल में डेबिट किया ही किया, साथ ही साथ जो 10 करोड़ दिया था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिया। एसएससी कंपनी का कहना था कि पीजीबीपी की पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर कोई किराएदार बिल्डिंग पर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करे तो उसे डीम्ड बिल्डिंग मानकर उसका डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो हमारे लिए 10 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डीम्ड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। एओ ने कहा गलत, मामला आगे गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर आते हैं, कि भाई साहब आपने सही पढ़ाई की है पहली क्लास पीजीबीपी की, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी गलत है आपकी। आप किराएदार हो, उसने कहा हाँ जी लीज पर लिया है, किराएदार हुए एक तरीके से। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, हाँ जी 10 करोड़ रुपए, नहीं 10 करोड़ आपने दिए, इनकर्ड किए क्या आपने कंस्ट्रक्ट करवाया? क्या लीज पर लेने के बाद आपने ये खर्च किए? ना, वो तो पहले हो गए थे, वो तो हमसे ले लिया उन्होंने 10 करोड़ सीधा। एग्जैक्टली, आपके द्वारा ये इनकर्ड नहीं है। इसलिए एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 तो लगाने की कोशिश भी मत करना। एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 32(1) लगाने की कोशिश भी मत करना।
वो तब लगता है जब किराएदार ने किराए की बिल्डिंग ली और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर खुद से इनकर्ड किए, तब उसे डीम्ड बिल्डिंग मानकर डेप्शन निकालते हैं। तो फिर अब मतलब हम हार गए क्या? बिल्कुल हार गए आप किराएदार हो, लेसी हो, और लेसर को ही डेप्रिसिएशन मिलता है, तो उस पार्टनरशिप फर्म को डेप्शन मिलेगा, आपको डेप्शन नहीं मिलेगा। अगले केस में आइए। उम्मीद करता हूं कि आपको नोट्स मिल गए होंगे। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर ही देता हूं, ये जरूरी है कि नोट से ही आपका रिवीजन होना है। मैंने कहा था ना 3 चीजें जरूरी हैं, एक समझना जो मैं समझाऊंगा, दूसरा रटना जो आपको रटना है, और तीसरा एग्जाम में प्रेजेंटेशन। ये 3 चीजें जरूरी। ठीक है, चलिए 14 नंबर केस पर आते हैं। 14 नंबर केस क्या कहता है? 14 नंबर केस तो भाई साहब गजब है, मजेदार है। क्या है मजेदार बताऊं? समझ लो एक कैपिटल एसेट बेचा गया, उस पे कैपिटल गेन आ गया, लॉन्ग टर्म आ गया। अब एसएससी ने, एसएससी था, एसएससी ने विद इन 6 मंथ इन्वेस्टमेंट किया था। तो विद इन 6 मंथ वाला नहीं ले, दूसरा ले लो। इन्वेस्टमेंट किया था 54F का, यानी एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा था। 54F 54F रेजिडेंशियल हाउस खरीद के आप बचा सकते हो कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन उसने ये 54F की एग्जम्पशन नहीं ली, क्योंकि उसने इसमें से सेट ऑफ करवा लिया लॉस। तो ये ना बचा ही नहीं, ये 0 बचा। क्योंकि इनका कैपिटल गेन 0 बचा, तो इत्तफाकन इन्होंने बिल्डिंग भी खरीदी थी। ये चाहते तो 54F ले सकते थे, लेकिन इनको जरूरत ही नहीं पड़ी 54F की। इन्होंने कहा 54F लेके अब क्या करेंगे, वैसे ही अब कैपिटल गेन में लॉस सेट ऑफ करके एग्जाम करा लिया। अगर ये महोदय हमारे पास आए होते, ये कौन से महोदय हैं? ये जो महोदय हैं, ये महोदय अगर हमारे पास आए होते या हम जैसे लोगों के पास आए होते, तो हम लोग क्या सजेस्ट करते कि बेवकूफ़ी ना करें, ये जो बिल्डिंग खरीदी है उसकी एग्जम्पशन ले लें, सेट ऑफ तो 8 साल तक कर सकते हो, इतनी की हड़बड़ाहट है, ये थोड़ी ना आगे भी ले सकते हो, इसे ले लो। और पहले तो आप कैपिटल गेन में एग्जम्पशन लोगे, टैक्सेबल कैपिटल गेन आएगा, फिर लॉस सेट ऑफ करना। पता नहीं क्या हड़बड़ाहट है, पहले ही लॉस सेट ऑफ कर लिया आपने। आपकी मर्जी, वैसे ये तरीका तो बेकार ही है, ये एग्जम्पशन तो आपकी खराब हो गई। लॉस तो अगले साल भी कर सकते थे, दूसरे हेड से भी कर सकते थे। खैर हमारे पास ये आए नहीं, तो ये कहानी हमने बताई नहीं, फिर इन्होंने कुछ सुना भी नहीं। अब इनका दुर्भाग्य ऐसा था कि असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि भैया ये लॉस सेट ऑफ कैसे किए जा रहे हो भाई, ये लॉस सेट ऑफ तो गलत है। सेट ऑफ के प्रोविजन के अंतर्गत ये लॉस सेट ऑफ गलत है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी के 2 लाख से ऊपर सेट ऑफ करना चाहा होगा। उदाहरण के तौर पर हो सकता है ये लॉन्ग टर्म जो भी पुराने लॉस थे वो 8 साल एक्सपायर हो गए होंगे। उदाहरण के तौर पे कोई भी रीजन रहा होगा, एओ ने कहा कि तुम्हारा ये जो सेट ऑफ लॉस है ये इनवैलिड है। अब इसका दिमाग घूमा, इसने कहा भैया अच्छा कोई नहीं, एक काम करते हैं 54F ले लेते हैं। लेकिन तब तक रिटर्न को फाइल किया जा चुका था और रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट गुजर चुकी थी, यानी असेसमेंट के दरमियान एओ ने यह चीज मना कर दी और रिवाइज रिटर्न का टाइम निकल चुका था। तो अब ये महोदय चाहते हैं 54F लेना, लेकिन कैसे ले? एओ ने डिनाई कर दिया सेट ऑफ, डिमांड टैक्स डिमांड निकाल दिया। एसएससी 264 एप्लीकेशन मूव करता है सीआईटी के पास, विद इन 1 ईयर वो कर सकता है 264, और सीआईटी से कहता है कि कृपया करके हमें सेट ऑफ परमिट नहीं है, कोई बात नहीं 54F को क्लेम करने दे। तो प्रश्न ये था हाई कोर्ट के सामने कि क्या सीआईटी 264 में इस प्रकार का एक्शन ले सकता है? आंसर है जी हां, ले सकता है। सीआईटी 264 में रिलीफ के अंतर्गत एओ के ऑर्डर को रिवाइज करते हुए 54F दे सकता है। ये था डिसीजन, ये जजमेंट था, बढ़िया जजमेंट था।
नेक्स्ट इस मुद्दे पर आइए, ये केस भी बड़ा गजब का है, समझ लीजिए। मुझे देखिए इधर, पहले मुझे देखिए, एग्जाम्पल समझाता हूं मैं। राम गोपाल, नाम भी बड़ा प्यारा है। तो राम, मान लीजिए मिस्टर राम है, मिस्टर राम है, उन्होंने उधार माल खरीदा था 10 लाख रुपए का, तो परचेज डेबिट कर दिया था, और वो माल था उधार। परचेज डेबिट करके बैलेंस शीट में क्रेडिटर खड़ा कर दिया था। उसके बाद अगले साल उन्होंने क्रेडिटर को वहां से हटा दिया। असेसमेंट के दरमियान एओ ने देखा कि क्रेडिटर तो हट गया है, पेमेंट तो नहीं हुई, तो मुझे लग रहा है कि क्रेडिटर बोगस था, झूठा क्रेडिटर था, कोई क्रेडिटर था ही नहीं। तो इसे हम एक काम करते हैं, रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी के नाम पर, क्रेडिटर गायब हो गया है तो रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी के नाम पर 41(1) में एसएससी की इनकम बना देते हैं। एसएससी ने कहा कि सर 1 मिनट रुक जाइए, क्रेडिटर है, सच में है, आप कैसी बात कर रहे हो, क्रेडिटर है, हमने पेमेंट किया है, सबूत दिखाओ। तो एसएससी ने सबूत के तौर पर क्रेडिटर के पेन भी प्रस्तुत किए, और जो पेमेंट किया था राम ने क्रेडिटर को बैंक के थ्रू, वो सबूत भी दिखाया। एसएससी का, एओ का कहना था कि आप क्रेडिटर को समक्ष लाओ, सामने लाओ, हम मिलना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हमें लगता है कि क्रेडिटर एक बोगस खड़ा हुआ है, झूठा है, ऐसा कुछ है नहीं, वो हम जानना चाहते हैं। राम फेल हो गया क्रेडिटर को डिपार्टमेंट के सामने प्रस्तुत करने में। इस वजह से एओ ने क्रेडिटर ना मानकर कहा कि आपकी ट्रेडिंग लायबिलिटी रेमिट हो गई है, इसलिए 41(1) में इसे इनकम मान लिया जाए। हाई कोर्ट तक मामला गया। हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, एसएससी की यह जिम्मेवारी नहीं है कि वो क्रेडिटर को आपके समक्ष खड़ा करे। एसएससी ने बैंक का सबूत दिया, क्रेडिटर का पेन की कॉपी सबमिट की, तो उसके लिए सफिशिएंट है ये प्रूफ, बैंक से पेमेंट जा रहा है। अब भी आपको नहीं समझ आता कि क्रेडिटर है या जिंदा या नहीं है, इस धरती पर है भी या नहीं है, काल्पनिक है, फिक्टिशियस क्रेडिटर है, बोगस क्रेडिटर है, तो आप क्रेडिटर को सम्मन दो, समन देकर बुलाओ, आप उनकी जांच पड़ताल करो, आप ओथ लो, एग्जामिन करो। एसएससी के ऊपर बर्डन नहीं है ये कि वो साबित करे, वो अपने तर्क, अपने हिसाब से उसने साबित कर दिया है, उसने बैंक की डिटेल दे दी है, पेन सबमिट कर दिया है, इट इज सफिशिएंट प्रूफ। तो इसलिए एओ गलत था और एसएससी सही। अगले झगड़े पर चलते हैं। भाई झगड़ा ही है एक तरीके से, यह झगड़ा कमाल का है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर खरीदा जाए तो क्या होगा? मान लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मैं डीलर हूं, डीलर यानी ट्रेडर, मतलब मैं क्या करता हूं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाई करता हूं और सेल करता हूं, ठीक है। तो बाई करते समय मैं पेमेंट भी करता हूंगा, इस पेमेंट पर टीडीएस तो नहीं आना चाहिए, इस पेमेंट पर टीडीएस नहीं आना चाहिए, ई कॉमर्स वाला मैटर ना हो तो जनरल डिस्कशन में टीडीएस नहीं आना चाहिए। तो एओ ने कहा इस ट्रेडर से कि आप जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदते हो उसका जो पेमेंट करते हो, दरअसल ये पेमेंट रॉयल्टी है, एंड दैट्स व्हाई you need to deduct TDS under section 194J, and if in case of payment goes to NR then 195। ये एक रॉयल्टी का पेमेंट है। एसएससी का कहना था कि सर हम तो एक महज गुड्स को खरीद बेच कर रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अगर हम खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं तो इसका खरीदना जो पेमेंट है ये तो गुड्स का पेमेंट है, ये रॉयल्टी कैसे हो गई सर? सेक्शन 916 जो आपने एनआर टैक्सेशन में पढ़ा था, उसके एक्सप्लेनेशन में रॉयल्टी की परिभाषा है। उस परिभाषा को किसी जमाने में हमारे
प्रणब मुखर्जी जो थे, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पुराने, उन्होंने उनको उसमें चेंज किया था उस जमाने में एक्सप्लेनेशन में, और उनका कहना था कि पेमेंट अगर आप कर रहे हो इवन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए भी, तो वो रॉयल्टी मानी जाएगी। लेकिन उसका डिस्कशन थोड़ा सा स्लाइडली अलग था, थोड़ा सा अलग था। क्या था डिस्कशन? वहां था कि अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो और उसके राइट्स ले रहे हो, कॉपीराइट ले रहे हो, तो जो पेमेंट है वो रॉयल्टी माना जाएगा। लेकिन अगर कॉपीराइटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो और उसका पेमेंट कर रहे हो तो रॉयल्टी नहीं माना जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, यहां आइए और यहां देखिए। ये दोनों डिस्कशन है। बेसिकली डिस्कशन हमारा ये है कि आप जो खरीद रहे हो वो क्या चीज है। आपका भुगतान, आपका पेमेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट के लिए है या कॉपीराइटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए? फर्क समझाता हूं। अगर मैं कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपने लिए स्पेशली डिजाइन करवाऊं, स्टैब्लिश करवाऊं किसी कंपनी से और उसको पे करके उसे खरीद लूं, तो ये रॉयल्टी का पेमेंट जाएगा, इसे रॉयल्टी बोलेंगे। लेकिन अगर कॉपीराइटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि कई लोगों को बेचा जा रहा है, मुझे भी बेचा गया, उदाहरण के तौर पर टैली, एमएस ऑफिस, विंडो, ये जो सॉफ्टवेयर हम खरीद रहे हैं ये मुझे ही नहीं सबको बेचा गया है। ऑब्वियसली मेरे पास कॉपीराइट है, लेकिन सिर्फ मेरे पास नहीं है, सबके पास है, क्योंकि ये है ही कॉपीराइटेड आर्टिकल। तो कॉपीराइटेड आर्टिकल अगर मैंने खरीदा है तो ये पेमेंट रॉयल्टी नहीं माना जाता। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने स्पेशली कोई डिजाइन करवाया होता कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपने लिए, तो डिजाइन करने वाला कहेगा कि भाई आप इसे यूज करो, बट हमें उसका सॉफ्टवेयर, हमें उसका पेमेंट चाहिए। हमने उसको पूरा पेमेंट कर दिया, बार बार पेमेंट नहीं कर रहे, एक बार में पेमेंट कर रहे। लेकिन चूंकि ये सिर्फ मेरे लिए डिजाइन हुआ है, तो ये कॉपीराइट भी मैंने अगर खरीद लिया और पे किया तो ये रॉयल्टी माना जाएगा। इन दिस केस ऐसा नहीं था, कॉपीराइटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीद बेच हो रहा था, इसलिए एसएससी सही था और उसको यहां टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगले मुद्दे पर आइए। अगला मुद्दा 17 नंबर केस, आप प्रैक्टिकल लाइफ में कभी जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं, बड़ा जबरदस्त है क्या मुद्दा? समझिएगा जरा। आपने एडवांस में, आप समझो पहले, इस एडवांस को भी छोड़ो। जैसे कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट है आपके पास, आपने इसे बेचा और बेचकर आपको कैपिटल गेन आया। कैपिटल गेन आप एग्जम्प्ट कराना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। ये बड़े सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। इसमें कुछ जगह पर इन्वेस्टमेंट आपको कब करना है, मान लीजिए आपने यहां पर बेचा है, मान लीजिए यहां आपने बेचा है अपनी जमीन, मकान, शेयर, ज्वेलरी, कुछ भी, तो आपको इन्वेस्टमेंट कब तक करना है, इसकी टाइम लिमिट फॉरवर्ड टाइम लिमिट है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फॉरवर्ड टाइम लिमिट है, फॉरवर्ड टाइम लिमिट। लेकिन ये दो ऐसे सेक्शन हैं जहां पर बैकवर्ड टाइम लिमिट भी है, यानी 1 साल पहले भी आप खरीद सकते हो। विद इन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर यू मे इन्वेस्ट, विद इन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू मे इन्वेस्ट। तो बैक डेट भी 1 साल का अलाउड है, बाकी सब जगह फॉरवर्ड डेट है, यानी आपने यहां बेचा है तो इसके बाद आपको खरीदना है। अब हुआ ये कि एक आदमी ने
यहां पर बेचा, यहां आ जाओ ना, मुद्दे पे आ जाओ। यहां एक आदमी ने यहां पर बेचा, सेल यहां एग्जीक्यूट की, एडवांस उसने पहले ही ले लिया था उसके लिए। मान लीजिए अगर 40 लाख की चीज बेचनी थी तो मैंने 15 लाख एडवांस ले लिया और 25 लाख बाद में लिया, तो 25 लाख जब पूरा मैं ले लूंगा तब मैं सेल डीड एग्जीक्यूट करूंगा, तो कैपिटल गेन तो तभी अराइज होगा। एडवांस मैंने 15 लाख ले लिया है, अब उस एडवांस से मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट सेल से पहले ही कर दिया। कौन सा इन्वेस्टमेंट है? 54 इसी, जो कि 6 महीने फॉरवर्ड की बात करता है। आप अगर 54 इसी में एग्जम्पशन की लिमिट देखो, इन्वेस्टमेंट की लिमिट देखो, इन्वेस्टमेंट कब तक करना है, तो लिखा हुआ है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, और यहां डेट ऑफ ट्रांसफर ये है, देख लीजिए ठीक से। तो इसके अगले 6 महीने तक आपको ये खरीदना था, आपने पहले खरीद लिया। पहले खरीदने का ऑप्शन है एग्जम्पशन में, लेकिन सिर्फ 2 सेक्शन के लिए, बाकियों में फॉरवर्ड ही खरीद सकते हैं। लेकिन इस आदमी ने तो पहले खरीद लिया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा चलेगा, ये खरीद लिया कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन ये कब चलेगा? जब आपने उस खरीद के लिए एडवांस लिया था और उस एडवांस को यूटिलाइज किया। तो ये देखिए, ये हमारे केस स्टडी से, केस स्टडी जो है वो कानून से बिल्कुल अलग बन गया। लॉ में जो लिखा है वो साफ लफ्जों में लिखा है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया कि एडवांस अगर आपने ले रखा है और उस एडवांस से खरीद रहे हो, इवन सेल डीड बाद में एग्जीक्यूट हुई, फिर भी वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो इसका उपयोग कहीं भी आप कर सकते हो। अच्छा केस है। 18 नंबर तो बात ही खत्म हो गई, एक ही लाइन में खत्म है। 18 नंबर केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कोई भी सैलरीड बंदे के ऊपर आप सैलरी इनकम के लिए ये सेक्शन ब्याज का नहीं लगा सकते। ये ब्याज का सेक्शन क्या कहता है? 234B 234C। एडवांस टैक्स अगर आपने टाइमली नहीं जमा कराया या कम जमा करवाया तो इसका ब्याज आपको देना पड़ता है 234B और C का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बात बताओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सैलरीड बंदा है, सैलरी इनकम है, तो उस पर एडवांस टैक्स कैसे लगेगा? सैलरी पर टीडीएस पूर्ण रूप से डिडक्ट हो जाता है। टीडीएस का सेक्शन है सैलरी के ऊपर 192 कहता है कि अगर पेमेंट 2.5 लाख के ऊपर जा रही है तो टैक्स उतना ही काटो जितना उसका टैक्स बनता है। तो जरा एक बात सोचो कि उस व्यक्ति का जितना टैक्स बनता है उतना ही टैक्स उसका एम्प्लॉयर काट लेगा टीडीएस के रूप में, तो उस व्यक्ति को एडवांस टैक्स देने की जरूरत कहां पड़ेगी सैलरी इनकम के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए टीडीएस नहीं काटा है तो यह गलती एम्प्लॉयर की है, इसलिए इसका भुक्तभोगी एम्प्लॉय नहीं होगा, एम्प्लॉयर की गलती है। इसलिए अगर वो एडवांस टैक्स का एप्लीकेशन आप करना चाहते हो सैलरी इनकम के ऊपर तो 234B और C एप्लीकेबल नहीं होगा, ब्याज इस पर चार्ज नहीं करना है। सर 234A का क्या? ये एडवांस टैक्स का ही नहीं, वो तो लेट फाइलिंग रिटर्न के ऊपर लगता है, वो तो अलग चीज हो गई। 19 नंबर कहता है कि एक पीजीबीपी में सेक्शन आपने पढ़ा था 40A2, इनकम टैक्स हम अलाउ नहीं करेंगे, नॉट अलाउड। ये इनकम टैक्स इंडियन वाला है या विदेश वाला है? मान लीजिए एक आदमी ने इंडिया में इनकम टैक्स दिया है तो वो पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकता। एक आदमी ने विदेश में इनकम टैक्स जमा कराया क्योंकि विदेश से भी उसकी इनकम आ रही है, तो उस इनकम टैक्स को वो पीएनएल में डेबिट कर सकता है क्या? आंसर है नो। रीजन क्या है? रीजन है कि जो विदेश में आपने टैक्स जमा किया है उसका आपको डबल टैक्सेशन रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ किस सेक्शन में मिलता है? 90 में और 91 में। अगर DTAA है तो 90 में, नहीं है तो 91 में रिलीफ मिल जाता है। अब अगला मुद्दा उठता है, मान लीजिए कोई इनकम टैक्स विदेश में पे हुआ है जिसके ऊपर डबल टैक्सेशन का रिलीफ हम नहीं ले पाए ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, जो 90 और 91 में था, उस वजह से हम उस टैक्स का रिलीफ नहीं ले पाए, तो क्या अब हम उस टैक्स को पीएनएल में डेबिट करके अलाउड करवा सकते हैं? मुद्दे को दोबारा से डिस्कशन में लाता हूं। मुद्दा क्या है?
एक सेक्शन है पीजीबीपी में 40 स्मॉल ए क्लॉज स्मॉल ए सब क्लॉज 2, जहां लिखा है इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस इन P&L अकाउंट। खर्चा अलाउड नहीं होगा, इनकम टैक्स को खर्चा नहीं मानेंगे। प्रश्न उठा कौन सा इनकम टैक्स, इंडिया वाला विदेश वाला? जवाब था इंडिया वाला एज वेल एज विदेश वाला। विदेश वाले के पीछे क्या तर्क था? तर्क ये था कि विदेश वाला आपको हम इसलिए अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि विदेश वाले इनकम टैक्स का आप डबल टैक्सेशन रिलीफ ले लेते हो 90 में, अगर DTAA है तो, नहीं है तो 91 में। लेकिन आपने DTAA पढ़ रखा है, चैप्टर पढ़ रखा है, उस चैप्टर में आपने देखा है कि कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी है कि विदेशी टैक्स का रिलीफ हमको नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए कोई इनकम विदेश में मैंने कमाया 10 लाख का, 10 लाख की इनकम कमाई, 10 लाख की इनकम पर वहां 20% टैक्स था, तो 2 लाख टैक्स लग गया। जब मैं रिलीफ क्लेम करता हूं तो क्या वो पूरा 2 लाख रिलीफ क्लेम कर पाता हूं? हो सकता है कि उस इनकम के लिए मुझे इंडिया में डिडक्शन अलाउड हो गया, तो मेरी जो डबली टैक्स्ड इनकम है वो रिड्यूस हो गई, 6 लाख रह गई। तो फिर हम 6 लाख के ऊपर जो विदेश में टैक्स दिया है सिर्फ उसी को हम रिलीफ में ले सकते हैं। मतलब जो टैक्स डबली टैक्स्ड है उसी का रिलीफ मिलता है। तो ये पॉसिबल है कि विदेश में अगर मैंने कोई टैक्स पे किया है उसका मुझे डबल टैक्सेशन रिलीफ ना मिले, 90 और 91 में नहीं मिल पाया। इन दैट केस क्या मैं उस टैक्स को P&L में डेबिट कर सकता हूं? अब ये जजमेंट कहां तक सही है ये तो मैं नहीं कहूंगा, मतलब मेरे अपने व्यूज यहां नहीं चलने चाहिए, ऑब्वियसली हम कोर्ट का डिस्कशन पढ़ रहे हैं, बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अलाउड है। इनकम टैक्स डिसअलाउड, लेविड अंडर इनकम टैक्स लॉ नॉट अलाउड, आउटसाइड अगर यहां रिलीफ मिल जाता है नॉट अलाउड। अगर मान लीजिए रिलीफ में नहीं कवर्ड हो पाया तब क्या होगा, ये मुद्दा था। एक देश के साथ इंडिया का DTAA नहीं था, एक आदमी जो रेजिडेंट था उसने 20 लाख रुपए कमाए थे, 20 लाख पर विदेश में 10% टैक्स लग गया था 2 लाख रुपए, जिसमें से 3 लाख रुपए इंडिया में अर्न होने की वजह से इसका उसको डबल टैक्सेशन रिलीफ नहीं मिला था। तो 3 लाख पर जो 10% टैक्स है यानी 30,000, 2 लाख में से 30,000 के टैक्स का रिलीफ उनको नहीं मिला था। क्या वो 30,000 P&L में डेबिट कर सकता है? हाई कोर्ट कहता है कर सकता है, रियल इनकम थ्योरी के आधार पर। रियल इनकम थ्योरी मतलब जिस इनकम को कमाने में जो भी खर्चा हुआ है उस खर्चे को जरूर घटाना चाहिए, ये रियल इनकम थ्योरी मानी जाती है। इस आधार पर अगर कोई विदेशी टैक्स जिसका DTAA बेनिफिट नहीं मिला, आप उसे खर्चे के रूप में क्लेम कर सकते हो बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के रेफरेंस के को देकर। आखिरी जजमेंट हमारा है आखिरी मतलब आज की क्लास का। इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो 10-10 के स्लॉट आपको याद भी हो जाएंगे अच्छे से, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है याद करना। क्या याद रहना चाहिए आपको? मैंने बताया था क्या याद रहना चाहिए, कहानी और उस कहानी का संदेश ना, क्या सीखा इससे वो याद होना चाहिए। बाकी जो एग्जाम प्रेजेंटेशन है वो आपको खुद डेवलप करना है। मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन के रूप में ये चीज प्रोवाइड कर रहा हूं, ये सारे सबका नहीं है क्योंकि सबका आप याद भी नहीं कर पाओगे, तो एक गाइडलाइन के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो ये है। चलिए वापस आते हैं 20 नंबर। क्या था 20 नंबर? एक TDS का सर्वे हुआ, असेसिंग ऑफिसर ने, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर ने, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने TDS सर्वे किया। उस सर्वे का जो रिजल्ट था उसमें पाया गया कि पेमेंट गया है, SSC ने पेमेंट किया है कॉन्ट्रैक्टर को और 194C में TDS काटा है, जबकि AO का कहना था कि ये 194J में आता है, तो आप C में गलत काट रहे हो, J में काटो। भाई C में 1% TDS है, J में 10% TDS है, फर्क पड़ जाएगा। तो आप 194J में काटो, C में नहीं काटो। ठीक है, यह झगड़ा था। अब इस झगड़े को जरा समझाता हूं, AO का ऐसा कहना क्यों था, समझो। मैंने अपने किताब, ठीक है, अपने बुक का जो फ्रंट पेज है, प्रिंटिंग का काम दिया मैंने, अपने बुक के प्रिंटिंग का काम मिस्टर राम को दिया है। तो मिस्टर राम जो है वो मेरे प्रिंटिंग का काम करते हैं।
ये प्रिंटिंग का जो मैं काम उनको दे रहा हूं ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग प्रिंट। तो जो मैं पेमेंट उनको दूंगा वो 194C में आना चाहिए और उस पर टीडीएस 194C में कटना चाहिए। अब जिनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप मेरे बुक का कवर पेज बनाओ और पूरे बुक को प्रिंट करो, तो कवर पेज के ऊपर एक डिजाइन की जरूरत पड़ती है, बुक के कवर पेज पर डिजाइन की जरूरत पड़ती है। उस व्यक्ति ने उस डिजाइन को, मेरे प्रिंटर ने उस डिजाइन को किसी प्रोफेशनल से बनवाया, प्रोफेशनल डिजाइनर, मुझसे अप्रूव करवा लिया, मैंने डन कर दिया। अब एओ का कहना है कि चूंकि आपके प्रिंटर ने प्रोफेशनल सर्विस ली है, कवर पेज के लिए प्रोफेशनल सर्विस ली है, इसलिए आप जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल सर्विसेज, दैट्स व्हाई योर पेमेंट कवर्ड अंडर शुड बी कवर्ड अंडर 194J एंड नॉट 194C। ये एओ का कहना है। ये दलील बिल्कुल गलत है, बेकार है, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में कितने टाइप की चीजें लगती हैं वो उनका जिम्मा। भाई मैंने मकान का ठेका दिया आपको कि आप एक बिल्डर हो, मेरा मकान बनाओ। अब मकान को बनाने में नक्शा बनवाना, उसको पास करवाना, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करवाना, वो सब प्रोफेशनल स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो वो आप पेमेंट करोगे उसका। तो आपको उसका 194J में टीडीएस काटना है जिसको आप पेमेंट कर रहे हो। मैंने तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैं तो सिर्फ 194C में काटूंगा। इसके और उदाहरण ले लीजिए, और भी एग्जांपल है इसके। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए टीवी में प्रचार करवाना चाहता है, तो टीवी वाले से बात हो गई है, उन्होंने एक स्लॉट दे दिया है कि इस प्रोग्राम के पहले आप ये प्रचार डाल सकते हो, बस प्रचार बनाने की जरूरत है। तो प्रचार बनाने वाले मार्केटिंग जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है उनसे मैंने कांटेक्ट किया और कहा कि मेरे लिए आप एक 12 सेकंड का 20 सेकंड का प्रचार बनाओ, बढ़िया एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए। तो वो बना कर देगा सैंपल, वो आइडिया बताएगा, मैं आइडिया को अप्रूव करूंगा। फिर वो वहां पर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनको चाहिए एक्टर, उनको चाहिए म्यूजिशियन, उनको चाहिए डायरेक्टर। तो ये एडवर्टाइजिंग कंपनी का काम है। वो जो पेमेंट करेंगे उस म्यूजिशियन को, एक्टर को, डायरेक्टर को, वो पेमेंट प्रोफेशनल पेमेंट है। तो जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है उसको 194J में टीडीएस काटना चाहिए, मुझे नहीं। मैंने तो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मैं तो 194C में काटूंगा। तो यहां एओ गलत था और एसएससी सही। यह है पूरा झगड़ा और पूरा डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और ये केस स्टडी आपके काम आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।